हेलो चैम्पियंस। तो आज हम चैप्टर नंबर 5 शुरू करने वाले हैं, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। इसमें से नीट में 2 से 3 क्वेश्चंस हर साल पूछे जाते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, ज़्यादातर हिस्सा इसमें लर्निंग का है, तो मेक श्योर कि वीडियो के साथ साथ ही याद हो जाए ज़्यादा से ज़्यादा। मेन इसमें एग्जाम्पल्स लर्न करने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। 1 से 2 क्वेश्चन तो पक्का एग्जाम्पल से ही पूछे जाते हैं। सो चैप्टर का नाम है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। व्हाट डू यू मीन बाय मॉर्फोलॉजी? मॉर्फोलॉजी से आप लोग क्या समझते हैं? स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड मॉर्फोलॉजी। मतलब कि किसी भी ऑर्गेनिज्म की एक्सटर्नल स्टडी को हम मॉर्फोलॉजी कहते हैं। इस चैप्टर में हम किन की बात करेंगे? फ्लावरिंग प्लांट्स की मॉर्फोलॉजी की। फ्लावरिंग प्लांट्स कौन होते हैं? एंजियोस्पर्म्स। तो बेसिकली इसमें एंजियोस्पर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। मॉर्फोलॉजी जैसे क्या क्या? रूट हो गई, स्टेम हो गई, फ्लावर हो गया, लीफ हो गई। इंट्रोडक्शन से पहले हम कैथरीन इसाऊ के बारे में पढ़ लेते हैं। इनके बारे में 2-3 चीज़ें जो याद रखने की हैं। पहली, इन्होंने कर्ली टॉप वायरस के बारे में पढ़ा था। इन्होंने बताया कि ये फ्लोएम टिश्यूज से फैलता है। कर्ली टॉप वायरस एक तरह का प्लांट वायरस होता है। सेकंड थिंग, इन्होंने 2 किताबें लिखी थी। पहली तो प्लांट अनाटमी और दूसरी अनाटमी ऑफ सीड प्लांट्स। अनाटमी ऑफ सीड प्लांट्स को हम वेबस्टर्स ऑफ प्लांट बायोलॉजी भी कहते हैं। ये एक इंसाइक्लोपीडिया थी। बस ये 3 बातें याद रखने की है कैथरीन साउ के बारे में। सो ये चैप्टर का इंट्रोडक्शन है। द वाइड रेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ हायर प्लांट्स यानी एंजियोस्पर्म्स विल नेवर फेल टू फैसिनेट अस। हमारे आसपास इतने प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं कि हमारा मन कभी नहीं भर सकता उनसे। इवन दो द एंजियोस्पर्म्स शो सच अ लार्ज डाइवर्सिटी इन एक्सटर्नल स्ट्रक्चर और मॉर्फोलॉजी। हालांकि सभी एंजियोस्पर्म्स में जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है, उनकी जो मॉर्फोलॉजी है, बहुत ही डिफरेंट तरीके की है। बेनियन ट्री और मस्टर्ड ट्री में फ़र्क है बहुत सारे, लेकिन दे आर ऑल करेक्टराइज्ड बाय, लेकिन सबके पास ये चीज़ें कॉमन पाई गई। क्या क्या? रूट्स, स्टेम्स, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। In chapter 2 and 3, we talked about classification of plants based on morphological and other characteristics. हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और प्लांट किंगडम में प्लांट्स को सिंपली कुछ मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर्स के बेसिस पे क्लासिफाई किया। फॉर एनी सक्सेसफुल अटेम्प्ट एट क्लासिफिकेशन एंड एट अंडरस्टैंडिंग एनी हायर प्लांट, किसी भी हायर प्लांट को समझने के लिए और उसको क्लासीफाई करने के लिए वी नीड टू नो स्टैंडर्ड टेक्निकल टर्म्स एंड स्टैंडर्ड डेफिनेशंस। हमें कुछ स्टैंडर्ड टेक्निकल टर्म्स और डेफिनेशंस के बारे में पता होना जरूरी है। वी ऑल्सो नीड टू नो अबाउट द पॉसिबल वेरिएशंस इन डिफरेंट पार्ट्स। हमें ये भी जानना जरूरी है कि अलग अलग पार्ट्स में कितनी तरीके की वेरिएशंस आ सकती है। जैसे एडेप्टेशन कितने प्रकार की आ सकती है। फाउंड एज एडेप्टेशन ऑफ प्लांट टू द एनवायरमेंट, एनवायरमेंटल कंडीशंस के हिसाब से जो लीफ का में मॉडिफिकेशन है, जो रूट में मॉडिफिकेशन है, जो स्टेम में मॉडिफिकेशन है, हमें हर एक को समझना पड़ेगा। एग्जाम्पल, एडेप्टेशन टू वेरियस हैबिटेट्स फॉर प्रोटेक्शन, क्लाइंबिंग, स्टोरेज। भाई एक पौधा जो बर्फीले इलाके में पाया जाता है और एक पौधा जो रेगिस्तानी इलाके में पाया जाता है, उनके लीफ स्ट्रक्चर में डिफरेंस होगा। जो रेगिस्तानी इलाके में पाए जाएंगे उनकी पत्तियां छोटी होंगी। जैसे कैक्टस में देख लो, वो तो स्पाइंस बन जाती हैं। क्या फ़ायदा उससे? ट्रांसपिरेशन कम हो जाता है। ट्रांसपिरेशन क्या होता है? लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स। वेपर्स की फॉर्म में जो वाटर का लॉस हो रहा है वो बहुत कम हो जाता है। लेकिन जो बर्फीले इलाके में पाया जाता है उनकी पत्ती चौड़ी होती हैं, सो दैट वो ज़्यादा से ज़्यादा सनलाइट एब्जॉर्ब कर सके फोटोसिंथेसिस करने के लिए। ठीक है, ये डिफरेंट तरीके के एनवायरमेंटल कंडीशंस के हिसाब से एडेप्टेशन है प्लांट की। इफ़ यू पुल आउट एनी वीड यू विल नीड सी दैट ऑल ऑफ देम हैव रूट, स्टेम्स एंड लीव्स। अरे तुम किसी भी पौधे को उखाड़ोगे तो तुम्हें 3 चीज़ तो कॉमन मिलेंगी। क्या क्या? रूट, स्टेम, लीफ। दे मे बी बेयरिंग फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। शायद उनमें फ्लावर्स भी हो सकते हैं, फ्रूट्स भी हो सकते हैं। अगर वो जिम्नोस्पर्म हुआ तो उसमें फ्लावर्स और फ्रूट्स कहाँ मिलेंगे? एंजियोस्पर्म्स में तो मिलते हैं फ्लावर्स एंड फ्रूट्स।
द अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट इज द रूट सिस्टम। जो जमीन के नीचे का हिस्सा है उसे हम रूट सिस्टम कहते हैं, और जो जमीन के ऊपर का हिस्सा है उसे हम शूट सिस्टम कहते हैं। यानी स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट, ये चारों चीज किस में आती हैं? शूट सिस्टम में। रूट सिस्टम में क्या क्या आता है? रूट, रूट हेयर्स, ये सब रूट सिस्टम में आते हैं। ये एक फ्लावरिंग प्लांट यानी एंजियोस्पर्म के प्लांट का एक डायग्राम दिखा रखा है। ये फ्लावर है, ये फ्रूट है, ये इसकी स्टेम है, ये इसकी लीफ है। ये चारों चीज़ मिलके क्या बना रही हैं? शूट सिस्टम। वहीं यहाँ पे लीफ के एक्सिल पे बड भी प्रेजेंट है, एक्सिलरी बड, नोड भी है। नोड क्या होता है? दो लीफ के बीच का डिस्टेंस को इंटरनोड कहते हैं, और जहाँ से लीफ अराइज होती है उसे हम नोड कहते हैं। जिस पॉइंट से लीफ अराइज होती है ना, ये, इसको हम नोड कहते हैं। नीचे क्या मिलेगा हमें? रूट सिस्टम। रूट सिस्टम किस किस से बना है? प्राइमरी रूट से, सेकेंडरी रूट से, टर्शियरी रूट से, रूट हेयर से। ये सारी चीज़ें मिलकर क्या बनाती हैं? रूट सिस्टम। तो सबसे पहले हम रूट से पढ़ना शुरू करेंगे, इसके बाद स्टेम पढ़ेंगे, इसके बाद लीव्स पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले रूट। इन मेजॉरिटी ऑफ डाइकोट प्लांट्स, डायरेक्ट इलोंगेशन ऑफ रेडिकल लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी रूट विच ग्रोस इनसाइड द सॉइल। भाई डाइकोट प्लांट्स में क्या होता है? जो रेडिकल है उससे डायरेक्ट एक रूट निकलती है जिसे हम प्राइमरी रूट कहते हैं, वही रूट सिस्टम की फॉर्मेशन करती है। इट बेयर्स लेटरल रूट्स, उसमें से लेटरल रूट्स भी निकल रही होती हैं, जैसे सेकेंडरी रूट्स, टर्शियरी रूट्स, उसमें से राइज होती हैं। ऐसे जैसे मैं दिखाता हूँ आपको, सीड देखो। ये एक डाइकोट सीड है, ठीक है। ये कोटिलेडन है, इसके दो कोटिलेडन है, इसलिए हमने इसको डाइकोट सीड का। ऊपर क्या प्रेजेंट है? प्ल्यूमुल प्रेजेंट है। प्ल्यूमुल से क्या निकलेगा? स्टेम निकलेगी। नीचे क्या प्रेजेंट है? रेडिकल है। रेडिकल से क्या निकलेगी? रूट निकलेगी। तो जो डाइकोट होते हैं, ये रेडिकल जब इलोंगेट करता है तो एक बड़ी सी रूट निकालता है, ऐसे एक ऐसी बड़ी सी रूट निकालेगा, इसे हम कहते हैं प्राइमरी रूट। प्राइमरी रूट। वहीं इस प्राइमरी रूट से छोटी छोटी रूट्स निकलेंगी, जिन्हें हम सेकेंडरी रूट्स कहते हैं। ऐसे ही टर्शरी भी होती हैं, ठीक है। ये सारी प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी रूट मिलके क्या बनाती है? रूट सिस्टम। कौन सा रूट सिस्टम बनाती है? टैप रूट सिस्टम। प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट, टर्शरी रूट, सारी रूट्स मिलके एक टैप रूट सिस्टम का फॉर्मेशन करती है। यानी डाइकोट्स में टैप रूट सिस्टम पाया जाता है, और मस्टर्ड एक डाइकोट प्लांट है। वहीं इन मोनोकोट्स द प्राइमरी रूट इज शॉर्ट लिव्ड। प्राइमरी जो रूट है वो शॉर्ट लिव्ड होती है, एंड इज रिप्लेस्ड बाय लार्ज नंबर ऑफ रूट्स। कई छोटी छोटी रूट्स से वो रिप्लेस कर दी जाती है कि बाद में तुम्हें पता भी नहीं चलेगा प्राइमरी रूट गई कहाँ। दीज रूट्स ओरिजिनेट फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम। ये कहाँ से ओरिजिनेट करती हैं? स्टेम के बेस से। एंड कॉन्स्टिट्यूट और फाइब्रस रूट सिस्टम की फॉर्मेशन करती हैं। एक मोनोकोट प्लांट, वीट प्लांट, तो वीट प्लांट में फाइब्रस रूट सिस्टम पाया जाता है। इसमें कैसे होता है? जैसे मान लो ये प्राइमरी रूट आई, बाद में यहाँ स्टेम का जो ये बेस है, ये स्टेम का जो बेस है, यहाँ से बहुत सारी रूट्स निकलेंगी, तो आप पहचान ही नहीं पाओगे कि अब प्राइमरी रूट गई कहाँ। ऐसे ऐसे कई सारी रूट्स निकल जाएंगी। तो ऐसे रूट सिस्टम को क्या कहते हैं हम? फाइब्रस रूट सिस्टम। किसमें पाया जाता है? मोनोकोट्स में, ठीक है। इन सम प्लांट्स लाइक ग्रासेस, कुछ प्लांट्स जैसे ग्रास, मोन्स्टेरा एंड बैनियन ट्री, रूट्स अराइज फ्रॉम पार्ट्स ऑफ द प्लांट अदर देन द रेडिकल। भाई रूट्स का फॉर्मेशन किसने किया था? रेडिकल ने। लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे भी हैं जैसे ग्रास, मोन्स्टेरा और बैनियन ट्री, यहाँ पे रूट्स रेडिकल से नहीं निकल रही, तो ऐसी रूट्स को हम क्या कहेंगे? एडवेंटिशियस रूट्स। वो रूट्स जिनका जो रेडिकल से नहीं निकली, इसके अलावा कहीं से भी निकली, उन्हें हम एडवेंटिशियस रूट्स कहते हैं। द मेन फंक्शन ऑफ द रूट सिस्टम के कुछ मेन फंक्शन: एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, पहला काम। दूसरा, प्रोवाइडिंग प्रॉपर एंकरेज, प्लांट बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करने का, जिससे कि वो खड़ा रहे आराम से।
स्टोरिंग एंड रिजर्व फूड मटेरियल, स्टोर करना रिजर्व फूड मटेरियल स्टार्च की फॉर्म में। एंड सिंथेसिस ऑफ पीजीआरस, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स के सिंथेसिस में भी हेल्प करते हैं। तो रूट सिस्टम के 4 फंक्शन क्या क्या हैं? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल, सेकेंड काम प्लांट बॉडी को प्रॉपर एंकरेज प्रोवाइड करने का, थर्ड काम एक्स्ट्रा जो फूड बना है उसे स्टोर करने का, चौथा काम पीजीआरस को सिंथेसाइज करने का। ये डायग्रामेटिकली दिखा रखा है। ये कौन सी रूट है? ये है टैप रूट सिस्टम। और ये कैसा रूट सिस्टम है? ये है फाइब्रस रूट सिस्टम। और ये कैसी रूट्स है? ये है एडवेंटिशियस रूट्स। वहीं मैं बात करूं फाइब्रस रूट सिस्टम किस में मिलेगा? ये मोनोकॉट्स में मिलेगा। और टैप रूट सिस्टम किस में मिलेगा? डाइकॉट्स में। ये टैप रूट से कई प्रकार की लेटरल रूट्स निकल रही है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। और मेन रूट कौन सी है यहाँ पे? इसे हम कहते हैं प्राइमरी रूट। यहाँ पे प्राइमरी रूट कहीं भी नहीं दिख रही। ये स्टेम के बेस से इतनी सारी रूट्स निकल गई हैं, इसलिए हम इन्हें फाइब्रस रूट सिस्टम कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा रीजन्स ऑफ रूट। रूट के डिफरेंट रीजन्स के बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली 3 रीजन होते हैं, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, रीजन ऑफ एलोंगेशन और तीसरा होता है रीजन ऑफ मैच्योरेशन। सबसे पहले द रूट इज कवर्ड एट द एपेक्स, टॉप पर जो रूट है वो कवर्ड होती है एक थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड रूट कैप। थिम्बल लाइक मतलब नुकीला, जिसकी आगे से जो टिप है वो पतली हो, जैसे इस पेन की है ना, बिल्कुल ऐसे नुकीला आगे से जो, उसको हम थिम्बल लाइक कहते हैं। एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसका नाम होता है रूट कैप। इसका काम क्या होता है? इट प्रोटेक्ट्स द टेंडर एट एपेक्स ऑफ द रूट एज इट मेक्स इट्स वे थ्रू द सॉइल। जैसे जैसे रूट अपना रास्ता बना रही होती है सॉइल के अंदर, तो इसका काम होता है जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं उनको बचा के रखने का, वो डायरेक्ट सॉइल के कांटेक्ट में ना आए और कोई डैमेज ना कॉज करे। अ फ्यू मिलीमीटर, कुछ मिलीमीटर ऊपर ही, द रूट कैप के कुछ मिलीमीटर ऊपर ही कौन सा रीजन होता है? मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी का। इस रीजन के जो सेल्स होते हैं बहुत ही स्मॉल होते हैं। पहली बात, दीवारें कैसी होती हैं? पतली पतली होती हैं इनकी सेल्स की। और प्रोटोप्लाज्म कैसा होता है? डेंस होता है, मतलब इनमें ग्रोथ बहुत रैपिडली चल रही होती है। दे डिवाइड रिपीटेडली, लगातार डिवाइड करते जा रहे हैं। द सेल प्रोक्सिमल टू, प्रोक्सिमल का मतलब है इसके बगल में, जस्ट इसके बगल में, इस रीजन के बगल में जो सेल्स हैं वो उनमें रैपिड इलोंगेशन हो रही है, मतलब लंबा वो बढ़ रहे हैं साइज में। पहले नंबर्स में बढ़ रहे थे, मेरिस्टेमेटिक रीजन में जो था सेल्स का नंबर बहुत रैपिडली बढ़ रहा था, लेकिन जो सेल्स इलोंगेशन रीजन में आ चुके हैं उनकी साइज बढ़ता जा रहा है लगातार। ठीक है। एनलार्जमेंट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ इन द रूट। रूट की जैसे जैसे सेल्स का साइज बड़ा होता जा रहा है, इसकी वजह से जो रूट की लेंथ है वो बढ़ने लगी है। यानी कि रीजन ऑफ इलोंगेशन से ही मेन कॉज है रूट की लेंथ बढ़ने का। और मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी में जो सेल्स का नंबर है वो बड़ा रैपिडली बढ़ता जा रहा है, लेकिन इलोंगेशन रीजन में सेल्स का साइज रैपिडली बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से रूट की लेंथ बढ़ती जा रही है। द सेल्स ऑफ द इलोंगेशन जोन ग्रेजुअली डिफ्रेंशिएट, और तुरंत ही वो डिफ्रेंशिएट भी कर जाते हैं और मैच्योर हो जाते हैं। Hence, this zone proximal to the region of elongation is called region of maturation. इस रीजन को हम मैच्योरेशन रीजन कहते हैं। ये जस्ट बगल में, प्रोक्सिमल यानी बगल में, किसके? इलोंगेशन रीजन के जस्ट बगल में कौन सा रीजन होता है? मैच्योरेशन रीजन। यहाँ पे सेल्स जो हैं वो डिफ्रेंशिएट और मैच्योर कर चुके हैं। तो सबसे पहले क्या था? मेरिस्टेमेटिक रीजन। यहाँ पे सेल्स का नंबर रैपिडली बढ़ता जा रहा है। इसके जस्ट बगल में कौन सा रीजन है हमारा? रीजन ऑफ इलोंगेशन। यहाँ पे सेल्स का जो साइज है रैपिडली बढ़ता जा रहा है और इसकी वजह से रूट की लेंथ बढ़ रही है। और तीसरा रीजन जो है वो रीजन ऑफ मैच्योरेशन है। ये जस्ट इलोंगेशन जोन के बगल में है। यहाँ पे क्या हो रहा है? सेल्स जो है वो डिफ्रेंशिएट और मैच्योर कर चुका है। फ्रॉम दिस रीजन सम एपिडर्मल सेल्स, कुछ जो एपिडर्मल कौन सी होती है? आउटर मोस्ट लेयर प्लांट की। इस रीजन, कौन से रीजन से? मैच्योरेशन रीजन से जो एपिडर्मल सेल्स हैं वो बहुत ही फाइन, पतली और डेलिकेट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं, जिसे हम रूट हेयर्स कहते हैं। रूट हेयर्स कैसे होते हैं? रूट हेयर्स जो होते हैं ये यूनिसेल्युलर होते हैं। तो सोच सकते हो कितने पतले होते हैं।
These root hairs absorb water and minerals from the soil. रूट हेयर्स का काम क्या है? पहला काम होता है इनका सरफेस एरिया बढ़ाने का। सरफेस एरिया बढ़ा के क्या करेंगे? मिनरल्स और वाटर का एब्जॉर्प्शन इंक्रीज करेंगे। ये डिफरेंट रीजन दिखा रखे हैं रूट के डायग्रामेटिकली। सबसे पहले रूट कैप। रूट कैप कैसा स्ट्रक्चर है? थिम्बल लाइक, नुकीला। काम क्या है इसका? प्रोटेक्ट्स द सेल्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक जोन। उसके जस्ट कुछ मिलीमीटर ऊपर ही कौन सा रीजन होता है? मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी का। यहाँ पे सेल्स का नंबर रैपिडली इंक्रीज कर रहा है। सेल्स में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है? थिन वॉल्ड होती है, डेंस प्रोटोप्लाज्म होता है। उसके जस्ट ऊपर कौन सा है हमारा? प्रोक्सिमल इसके रीजन ऑफ इलोंगेशन। यहाँ पे क्या है? सेल्स का साइज बढ़ रहा है और जिसकी वजह से रूट की लेंथ में इंक्रीज आ रहा है। लेंथ ऑफ रूट इंक्रीजेस। और इसके जस्ट बगल में कौन सा रीजन है? मैच्योरेशन। यहाँ पे सेल्स क्या कर गए? डिफ्रेंशिएट कर गए और मैच्योर हो गए। और मैच्योरेशन रीजन से के एपिडर्मल सेल्स से क्या निकलते हैं? रूट हेयर्स। रूट हेयर्स कैसे होते हैं? यूनिसेल्युलर। और इनका काम क्या होता है? इंक्रीजिंग सरफेस एरिया फॉर वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द सॉइल। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा मॉडिफिकेशन ऑफ रूट। मॉडिफिकेशंस कह लो या फिर एडेप्टेशंस कह लो। रूट्स इन सम प्लांट्स चेंज देयर शेप एंड स्ट्रक्चर। कुछ प्लांट्स में जो रूट्स है अपनी शेप और स्ट्रक्चर बदल देते हैं और एंड बिकम मॉडिफाइड टू परफॉर्म फंक्शंस अदर देन एब्जॉर्प्शन एंड कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। मेन काम क्या था रूट सिस्टम का? वाटर और मिनरल का एब्जॉर्प्शन सॉइल से। लेकिन कुछ प्लांट्स में रूट्स मॉडिफाई कर जाते हैं और इसके अलावा भी कुछ और फंक्शंस भी करने लग जाते हैं। दे आर मॉडिफाइड। ये किस किस में मॉडिफाई हो सकते हैं? सपोर्ट के लिए, पहले सपोर्ट। स्टोरेज के लिए, जो एक्स्ट्रा फूड बन गया प्लांट में उसे स्टोर करने के लिए। तीसरा रेस्पिरेशन के लिए। ठीक है। टैप रूट्स ऑफ कैरेट, टर्निप एंड एडवेंटिशियस रूट ऑफ स्वीट पोटैटो गेट स्वेलन एंड स्टोर फूड। पहले ये लाइन पता होनी चाहिए। कैरेट और टर्निप में कौन सी रूट्स पाई जाती हैं? टैप रूट्स। स्वीट पोटैटो में कौन सी रूट्स पाई जाती हैं? एडवेंटिशियस रूट। और तीनों ही रूट्स मॉडिफाई करके क्या काम करती हैं? फूड स्टोर करने का। जो एक्स्ट्रा प्लांट में फूड बना है उसको स्टोर करने का। कैन यू गिव सम मोर सच एग्जाम्पल्स? क्या तुम और एग्जाम्पल्स में बता सकते हो? हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट दोज हैंगिंग स्ट्रक्चर दैट सपोर्ट अ बैनियन ट्री आर? जो बैनियन ट्री होती है उसमें से लंबी लंबी जो जड़ें निकल रही होती हैं उन्हें देखते हो, जो रूट्स होती हैं उन्हें हम प्रॉप रूट्स कहते हैं। उनका काम क्या होता है? उनका काम होता है प्लांट को सपोर्ट करने का। कैरेट, टर्निप और स्वीट पोटैटो में रूट्स का क्या काम था? फूड को स्टोर करने का। ये तो हो गया हमारा स्टोरेज का। लेकिन जो बैनियन ट्री है और जो प्रॉप रूट्स हैं, जो स्टिल रूट्स हैं, इनका काम क्या है? इन दोनों का काम है सपोर्ट का। सिमिलरली द स्टेम्स ऑफ मेज और शुगर केन की जो स्टेम्स है हैव सपोर्टिंग रूट्स। सपोर्टिंग रूट्स होती हैं, कहाँ से निकल रही होती है? लोअर नोड से। बहुत ज़्यादा जरूरी, नीचे ही जो नोड प्रेजेंट होती हैं उन्हीं से ही निकलती हैं ये स्टेम की। इन्हें हम क्या कहते हैं? स्टिल्ट रूट्स। तो प्रॉप रूट्स किस में मिलती हैं? बैनियन ट्री में। और स्टिल्ट रूट्स किस में मिलती हैं? मेज और शुगर केन में। कहाँ से निकलती हैं? लोअर नोड से। काम क्या है इन दोनों का? प्लांट को सपोर्ट करने का। शुगर केन के, गन्ने के खेत देखें कितने बड़े बड़े गन्ने हो जाते हैं, तो गन्ने को सपोर्ट करने के लिए इनकी जो लोअर नोड्स होती है ना नीचे, उनमें से रूट्स निकलनी शुरू हो जाती हैं। सो भाई रूट का एक काम ये भी तो था प्लांट को एंकरेज करने का, तो वहाँ पे ये फिर स्टिल्ट रूट्स का फॉर्मेशन करते हैं। इन सम प्लांट सच एज राइजोफोरा, जैसे राइजोफोरा है जो प्लांट है, ये स्वैम्पी एरिया, दलदली इलाकों में
पाया जाता है। मैनी रूट्स कम आउट ऑफ द ग्राउंड, कुछ रूट्स जो हैं इसकी ग्राउंड से बाहर निकल जाती हैं और ग्रो वर्टिकली अपवर्ड, और वर्टिकली ऐसे जैसे ये ग्राउंड है, यहाँ से वर्टिकली अपवर्ड ऐसे निकलना शुरू हो जाती हैं इसकी रूट्स राइजोफोरा की। सच रूट्स, ऐसे रूट्स को हम क्या कहते हैं? न्यूमेटोफोर्स। काम क्या होता है न्यूमेटोफोर्स का? रेस्पिरेशन में। ये डायग्रामेटिकली दिखा रखे हैं। ये कौन सा है? इन रूट्स को क्या कहते हैं? प्रोप रूट्स। क्या काम है इनका? सपोर्ट का। किस में पाई जाती हैं? बैनियन ट्री में। ये क्या है? ये चारों के चारों जो हैं ये स्टोरेज की मॉडिफिकेशन है, स्टोरेज के लिए। किसके लिए? स्टोरेज के लिए। और जो प्रोप रूट्स हैं इसका काम किसके लिए? सपोर्ट के लिए, प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए। ये एस्पेरेगस दिखा रखा है। टर्निप, कैरेट, स्वीट पोटैटो में कौन सी रूट्स होती हैं? एडवेंटिशियस। और टर्निप और कैरेट और एस्पेरेगस में कौन सी होती हैं? इन तीनों में होती हैं टैप रूट्स। और थर्ड हमें दिखा रखा है न्यूमेटोफोर्स। ये देखो वर्टिकली अपवर्ड आ गए ना, ये सिर्फ स्वाम्पी एरिया जो दलदली इलाके में पाए जाते हैं ना पेड़ पौधे, उनमें पाया जाता है। इसका एग्जाम्पल क्या दे रखा है? राइजोफोरा। काम क्या है इनका? रेस्पिरेशन। सो आज के लिए बस इतना ही था। आज के लेक्चर में हम खाली रूट्स को ही रखते हैं। थैंक यू। लेकिन लेक्चर नंबर 2 में हम 2 टॉपिक कवर करेंगे एनसीईआरटी के, स्टेम्स भी कवर करेंगे और लीव्स को भी लेक्चर नंबर 2 में ही कवर कर लेंगे।